हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस लेक्चर में हम ई गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ई गवर्नेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ई और दूसरा गवर्नेंस। पहले शब्द ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और दूसरे शब्द गवर्नेंस का मूल लक्ष्य है नागरिकों का कल्याण। तो सूचना तकनीकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्तमान युग में सरकार के द्वारा लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें सुविधाएं देने के लिए कंप्यूटर या इंटरनेट एवं मोबाइल का उपयोग करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस से आशय गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से है, जिसमें नागरिकों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। और ये टेक्नोलॉजी विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति कर सकती है, जिन्हें हम ई गवर्नेंस के लाभ के संबंध में देखेंगे। आगे बात करें तो यूनेस्को के अनुसार ई गवर्नेंस को जनता तथा अन्य एजेंसियों को सूचना के प्रसार की सक्षमता, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया तथा सरकार के प्रशासनिक कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है। आगे इसी संबंध में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्मार्ट ई गवर्नेंस की परिकल्पना दी थी, जिसके अनुसार सीमाहीन पहुंच, सुरक्षित और अंतः विभागीय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित और सूचना के प्रामाणिक प्रवाह तथा नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवा प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी शासन का होना ही स्मार्ट ई गवर्नेंस कहलाता है। अब ई गवर्नेंस के मूल उद्देश्य की बात करते हैं। तो ई गवर्नेंस का मूल उद्देश्य शासन को नागरिक केंद्रित बनाना है और नागरिकों को सूचना प्रदान करके उनका सशक्तिकरण एवं सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराना है, ताकि नागरिकों और शासन के बीच की दूरी को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य शासन को सरल, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना है और प्रशासन से संबंधित नागरिकों की मूल आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रशासन को कुशल और सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा देना है। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या हैं। तो यह लेन देन की कीमत में कमी और लेन देन को त्वरित रूप से संपादित कराता है, प्रशासन को आम लोगों के लिए सुलभ बनाता है, प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधी अंतर्क्रिया कराता है और इनके बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है, और इसके माध्यम से सरकार के दस्तावेज और प्रपत्र नागरिकों को सीधे आसानी से उपलब्ध होते हैं। और इन्हीं सब लाभों के कारण नागरिकों को अब सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडल के बारे में, जिसमें पहला आता है सामान्य सूचना मॉडल या ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। यह ई गवर्नेंस का पहला कदम है, जिसमें परंपरागत सरकार आधुनिक सरकार के रूप में परिवर्तित हो रही है। इसके द्वारा सरकार की उन सूचनाओं को नागरिकों के लिए इंटरनेट में उपलब्ध कराया जाता है जो सूचनाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को प्रदान की जाती है। सरकार की विधियां और नियम भी इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों के पते और फोन नंबर का भी उल्लेख किया जाता है। इसके बाद अगला मॉडल आता है क्रिटिकल सूचना मॉडल या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मॉडल। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ प्रसंस्कृत सूचनाओं को आम लोगों तक उपलब्ध कराया जाता है, जिसका लाभ एक विशेष लक्षित समुदाय प्राप्त करता है। इसलिए इस मॉडल को एक्शन ओरिएंटेड मॉडल भी कहते हैं। इसके द्वारा आम लोगों का विकास और कल्याण की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञानदूत परियोजना के अंतर्गत धार जिले में पंचायतों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई, जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा, भूमि रिकॉर्ड और उनके कृषि उत्पादों के मूल्य और सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई। और कर्नाटक राज्य में भी ई गवर्नेंस के द्वारा बच्चों के स्कूल में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और इसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मॉडल के अंतर्गत ही मानवाधिकार के विषयों और पर्यावरणीय मॉडलों की सूचनाएं भी उपलब्ध होती हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ई गवर्नेंस का अगला मॉडल आता है प्रचार प्रसार मॉडल या एडवोकेसी मॉडल। इस मॉडल में नागरिक समाज और विशेष तौर पर गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किसी सार्वजनिक मुद्दे को आम जनता के बीच प्रचार प्रसार किया जाता है और इन प्रचार प्रसार के द्वारा सरकार व उनकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तथा इसके माध्यम से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। एडवोकेसी मॉडल के अंतर्गत ही जनता के द्वारा सार्वजनिक मुद्दों पर वाद विवाद भी होता है, जिसका प्रभाव सरकारी नीति निर्माण और सरकार के कार्यों पर होता है। इसके द्वारा समाज के पिछड़े व वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से उनके हितों की रक्षा की जाती है
और वर्तमान में ई गवर्नेंस के युग में किसी विशेष मुद्दे पर प्रचार प्रसार के लिए भारत के अलावा किसी विदेशी विद्वान को भी जोड़ा जा सकता है। अब अगला ई गवर्नेंस का मॉडल है अंतरक्रिया का मॉडल या इंटरएक्टिव मॉडल। तो यह मॉडल पिछले 3 मॉडल्स का समन्वित रूप या कंबाइंड फॉर्म है, जिसके द्वारा सरकार के कार्यों में आम लोगों की भागीदारी को बेहतर किया जाए, जिससे शासन में सहभागिता, कुशलता, पारदर्शिता उत्पन्न हो। और इसके लिए सरकार व सरकारी प्रतिनिधियों का सीधा आम लोगों से संबंध स्थापित होता है, जिससे आम व्यक्ति सरकारी अधिकारी से सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है तथा सरकार व उसकी नीतियों के संदर्भ में अपना फीडबैक भी दे सकता है। इस मॉडल में जनता की भूमिका सक्रिय होती है और इसी पहलकारी भूमिका के कारण सरकार उत्तरदायी और जवाबदेह होती है। और इन्हीं सभी मॉडल्स के कारण सरकार की ज़्यादातर गतिविधियों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इन 4 मॉडल्स में हमने देखा कि ई गवर्नेंस को किस तरह से लागू किया जाता है। अब आगे ई गवर्नेंस को समझने के लिए 6C मॉडल के बारे में भी जानते हैं, जिसमें पहला है कंटेंट या विषय वस्तु, जिसमें सरकार की सभी फाइलों और दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण किया जाता है। दूसरा है कॉम्पिटेंस या कुशलता, जो सरकार के सभी फाइलों और दस्तावेजों के कंप्यूटराइजेशन के लिए तकनीकी कार्यबल की आवश्यकता को दर्शाता है। तीसरा है कनेक्टिविटी, जिसमें पूरे देश को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की बात की जाती है। चौथा है साइबर लॉ। चूंकि ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप व्यक्ति और सरकार के अधिकांश दस्तावेज सार्वजनिक हो जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है और खासकर ई बैंकिंग जैसे दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का निर्माण किया गया। इसके बाद 5th C मॉडल है सिटीजन इंटरफेस, जिसमें ई गवर्नेंस को नागरिक केंद्रित और प्रयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाता है। इसके बाद 6th और लास्ट C है कैपिटल या पूंजी, जिसमें ई गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए वित्तीय उपलब्धता होना जरूरी होता है। और इसी तरह कंटेंट, कॉम्पिटेंस, कनेक्टिविटी, साइबर लॉ, सिटीजन इंटरफेस और कैपिटल के माध्यम से ई गवर्नेंस को पूर्णतः लागू किया जा सकता है। चलिए अब आगे ई गवर्नेंस में उपस्थित कुछ कमियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत में अभी भी ई गवर्नेंस के लिए आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। ई गवर्नेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए भारत के विभिन्न स्थानीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर निर्माण की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस मूल्यतः प्रयोग के लिए यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। देश के अनेक भागों में अभी भी पर्याप्त बिजली आपूर्ति और संसाधनों का अभाव है। भारत में विद्यमान परंपरागत नौकरशाही का दृष्टिकोण ई गवर्नेंस के प्रति अनुक्रियाशील नहीं है। तो ये सारी कमियां थी ई गवर्नेंस की। चलिए अब जानते हैं कि भारत के ई गवर्नेंस के संबंध में प्रयास किस तरह से रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के बारे में। तो भारत के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग ने इस योजना को प्रारूप दिया था। 18 मई 2006 को ई गवर्नेंस अथवा शासन में ICT के प्रभावी अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मिशन मोड परियोजनाएं और 10 संगठनों के साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार ने इस योजना का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा था कि इसका उद्देश्य एक आम आदमी के लिए उसके आसपास के सामान्य सेवा प्रदायगी बिंदुओं के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराना और आम आदमी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वहनीय मूल्यों पर दी जाने वाली सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। अब आगे नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना की बात करें तो इसे अवसंरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क या स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। यह प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालय से लेकर ब्लॉक्स तक संपूर्ण देश में व्यापक क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करने की ओर लक्षित है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज प्रदान करने का काम करेगा। और नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ई गवर्नेंस पहले स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क तथा निकनेट द्वारा प्रदत्त संयोजकता पर संचालित होगा, जो कि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालय को जिला मुख्यालय के साथ तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय को ब्लॉक मुख्यालय के साथ न्यूनतम 2 Mbps लीज की गई लाइन के साथ जोड़ेगा। इससे यह भी आशा की जा रही है कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा प्रदत्त अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस कनेक्शन तथा अन्य टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जाएगा। अब नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की संरचना का अगला भाग आता है स्टेट डेटा सेंटर या राज्य डेटा केंद्र। तो स्टेट डेटा सेंटर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अवसंरचना के महत्वपूर्ण तत्व में से एक माना गया है।
इसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से ग्रामों तक जुड़े स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवाओं के लिए अनुप्रयोगों तथा अवसंरचना को समेकित किया जाएगा। इसके प्रमुख कार्य राज्य के केंद्रीय भंडार गृह के रूप में कार्य करना, डेटा स्टोरेज को सुरक्षित करना, आपदा सुधार और दूरस्थ प्रबंधन आदि कार्य आते हैं। अब इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट ने पहले ही राज्य डेटा सेंटर्स की स्थापना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए दिशा निर्देश व्यवस्थित कर दिए हैं। अब राज्य इनमें दो चीज़ें कर सकता है। पहला ये कि पहले से ही उपस्थित कॉमर्शियल इंटरनेट डेटा सेंटर्स की क्षमताओं को बढ़ा ले, या फिर दूसरा विकल्प है कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र तथा एनआईसी मिलकर स्टेट डेटा सेंटर के लिए एक संयुक्त दल का निर्माण करें, जहां एनआईसी दल अवसंरचना, संरक्षण और प्रचालन इत्यादि के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगा। अब आगे नेशनल ई गवर्नेंस मॉडल का अगला घटक है सर्विस डिलीवरी गेटवे या सेवा वितरण गेटवे, जो कि भारत सरकार द्वारा आम आदमी के लिए सभी सरकारी सेवाओं को अपने इलाके में सुलभ बनाता है। इसमें पहला आता है नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे, जो कि डेटा के अंतर विनिमय मानकों पर आधारित संदेश स्विच के रूप में सहजता से कार्य को आसान बनाने की ओर अग्रसर है। दूसरा है स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। यह कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को राज्य पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने को बढ़ावा देता है। इसके बाद तीसरा आता है मोबाइल सर्विस डिलीवरी गेटवे, जो कि मोबाइल के माध्यम से ई गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराता है, जिसके तहत प्रयोगकर्ता अपने मोबाइल पर इससे संबंधित एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी सर्विस डिलीवरी गेटवे की। अब आगे नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम का अगला घटक है कॉमन सर्विस सेंटर्स या सामान्य सेवा केंद्र। तो इन केंद्रों का उद्देश्य भारत के ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मंच के रूप में कार्य करना है। इस मंच के माध्यम से देश के दूरस्थ कोनों में ग्रामीण जनसमुदाय के लाभार्थी अपने सामाजिक और वाणिज्यिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ बन सकते हैं। अब इसी पॉइंट पर ई गवर्नेंस से संबंधित हमने सारी बातों को कवर कर लिया और आपके स्क्रीन पर मिशन मोड परियोजनाएं दिख रही हैं, जो कि केंद्र की मिशन मोड परियोजनाएं, राज्य की मिशन मोड परियोजनाएं और दोनों की इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजनाएं हैं ई गवर्नेंस से संबंधित। और हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी शुरू किया गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी ई गवर्नेंस को ही इंगित करता है। तो अब इसी पॉइंट पर हमारा आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे लोकपाल तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी बहुत से लेक्चर आने बाकी हैं। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।